हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीट्स स्टडी सेंटर पर। और मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के इस सीरीज में। आपको मालूम होगा कि मैंने एक हिंदी का सीरीज की शुरुआत किए थे। यूपी पुलिस के टारगेट के हिसाब से मैंने इसको 20 क्लास में ख़त्म करने का जो वादा किया था आपसे, मैं उसको कर रहा हूं। और ये आपका छठा क्लास है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं लिंग, वचन और कारक के बारे में। इससे पहले मैंने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण को खत्म कर लिए थे। आज मेरा टॉपिक रहेगा लिंग, वचन एवं कारक को। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे क्लास पे चलता हूँ। और आज का टॉपिक है आपका लिंग, वचन एवं कारक, और एक एक करके मैं पढ़ूँगा। सबसे पहले लिंग पढ़ते हैं। तो चलिए हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, लिंग और वचन एवं कारक। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हेडिंग बना लीजिए लिंग, वचन एवं कारक। भली भांति परिचित होंगे आप लोग। जब आप लोग बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो इतना तो जानते होंगे लिंग, वचन एवं कारक के बारे में कि क्या होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एक फास्ट रिवीजन करना है कि क्या होता है, कुछ चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइएगा लिंग के बारे में कि लिंग क्या होता है। लिंग क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। तो आपको मालूम होगा कि लिंग किसका बनता है, तो केवल और केवल संज्ञा का बनता है। तो उसका परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि वैसा संज्ञा जिसके या जिससे किसी के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का आभास कराता हो, या आभास या बोध भी कर सकते हैं। आभास या बोध कराता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। तो ये लिंग किसका बनता है, केवल और केवल संज्ञा का। और आप ये बातें ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा, जैसे राम लिखते हैं, लड़का के राम लिखते हैं, राम, और लिखते हैं सीता, सिंपल सा सीता। किताब, ठीक है। पटना, ये सभी क्या है, संज्ञा है ना। राम, सीता, किताब, पटना। गंगा, ठीक है। गंगा के बाद आप लिख लीजिए हिमालय। ये सारे क्या हैं, सभी संज्ञा हैं। कौन से संज्ञा वो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो राम जैसे है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है, तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा। और लिंग को भाषा हिंदी में क्यों बनाया गया, क्योंकि आप जब कोई भी बात बोलते हैं तो सामने वाले को उससे आज पेट ना हो। ठीक है, जैसे आप कुछ बोलते हैं, जैसे राम आ रही है, राम आ रही है, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्या होगा, राम आ रहा है। राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, या राम ने खाना खा ली, क्या होगा, तो राम ने खाना खा लिया, ये होगा ना। जैसे सीता गा रही है, होगा कि सीता गा रहा है। तो ये सुनने में और लगता है ना। तो संज्ञा का जो है स्त्रीत्व और पुरुष के हिसाब से इसको लिंग में बांट दिया गया है कि जितने भी संज्ञा होंगे या तो वो स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए राम क्या होंगे, तो राम होंगे पुल्लिंग। राम क्या होंगे, पुल्लिंग। कैसे, तो राम खाना खा रहा है, राम जा रहा है, राम पढ़ रहा है। सीता गीत गा रही है, सीता गीत गा रही है, तो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। किताब फट गया या किताब फट गई। किताब अच्छी है या किताब अच्छा है। किताब पुरानी है या किताब पुराना है। तो बोलते हैं किताब फट गई, किताब नई है, यह मेरी किताब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किताब क्या हो जाएंगे, किताब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। समझिए, पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ,
या मैं पटना जा रही हूँ, या पटना बिहार की राजधानी है, तो बिहार की आ गया तो बिहार क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, लेकिन पटना, पटना क्या हो जाएगा, तो पटना पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। गंगा, गंगा हिमालय से निकलता है या हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है तो स्त्रीलिंग। मैं पटना जा रहा हूँ तो पुल्लिंग। हिमालय, हिमालय, हिमालय जो है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसके कितने भेद हैं, इसके कितने भेद हैं, तो लिंग के भेद, लिंग के भेद यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिंग के भेद। आप लोग जानते होंगे कि हिंदी में केवल और केवल लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2 भेद। कौन कौन से, 2 भेद, और वो हो जाते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि जो है हिंदी में कितने लिंग हैं। जैसे कुछ को ये कन्फ्यूजन होता है कि उभयलिंग भी तो होते हैं, उभयलिंग और नपुंसक भी लिंग भी होते हैं, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ पर हिंदी में केवल और केवल आपको 2 लिंग पढ़ना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कहीं भी आपके पास ऑप्शन आ जाए कि निम्न में से जो वाक्य शब्द है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है, तो आपको सीधे दोनों को काट देना है। उभयलिंग और नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है, केवल और केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो वैसा संज्ञा जो किसी के नर होने, नर या पुरुष होने का गुण दर्शाता हो, होने का बोध कराता हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पुरुष पुल्लिंग कहते हैं, सॉरी पुल्लिंग कहते हैं, पुरुष नहीं। स्त्रीलिंग तो सेम वैसा संज्ञा जो किसी के स्त्रीत्व या नारी होने के गुण को या बोध दर्शाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये हो गया लिंग के भेद। केवल और केवल हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं लिंग। अब देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे, और कुछ खास जो चीजें होती है वो पुल्लिंग होते हैं हमेशा, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ को पहचानने का जो होता है नियम होता है वो हम लोग जानते हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। चलिए, तो आप लिखिएगा कि इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि कोई जो संज्ञा है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल सा तरीका है कि किसी संज्ञा से पहले क्या करना है, तो किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम, विशेषण या क्रिया लगाकर चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भैया, तो अगर वो पुरुष जैसा हमको सेंस देगा, पुरुष जैसा लगेगा तो पुल्लिंग, और अगर स्त्री जैसे लगेगी तो स्त्रीलिंग। देखिए कैसे हम, जैसे कोई सर्वनाम लीजिए, जैसे मेरा बोलते हैं, मेरी बोलते हैं, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा पुल्लिंग, मेरी स्त्रीलिंग। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अच्छा, कुछ विशेषण जैसे अच्छा अच्छी है ना, अच्छा अच्छी लगाकर चेक करेंगे। कुछ क्रिया जैसे रहा रही है ना, रहा रही लगाकर चेक करेंगे, रहा रही। देखिए अब कोई शब्द लीजिए, जैसे यह मेरा कलम है,
यह मेरा कलम, जैसे कलम को हम लेते हैं, कलम ले लिए, कलम एक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है बताइए, तो आप लोग जानते होंगे कौन सी संज्ञा है। तो कलम जो है, कलम का हम पता करेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, कैसे पता करेंगे, तो या तो इससे लगा करके इसके पहले, या इससे लगा करके, या इसको लगा करके, ठीक है। और ये क्या है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखिए कलम के पहले मैं सर्वनाम लगाता हूँ, यह मेरा कलम है या यह मेरी कलम है, दोनों में शूट करिएगा, यह मेरा कलम है या यह मेरी कलम है। चलिए यहाँ से आपको नहीं पता चला, यह एक अच्छा कलम है या यह एक अच्छी कलम है। चलिए यहाँ से भी ना, मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं कलम से लिख रहा हूँ या मैं कलम से लिख रही हूँ, क्या दोनों में शूट करा है, तो यहाँ बिल्कुल पता चल रहा है कि मैं कलम से लिख रहा हूँ, ना कि मैं कलम से लिख रही हूँ। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। या तो इसको लगा लीजिए, या इसको लगा लीजिए, या इसको लगा लीजिए। अच्छा, विशेषण में अच्छी सिर्फ थोड़े है ना, कुछ भी विशेषण, जैसे छोटा, छोटी, लंबा, लंबी, बड़ा, बड़ी, है ना, या इसमें क्रिया में सिर्फ रहा रही थोड़े, और भी कुछ लगा सकते हैं। चलिए, जैसे गया, गई, कलम टूट गया या कलम टूट गई, ये लगा सकते हैं। मेरा मेरी के स्थान पर तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी लगा सकते हैं ना, कुछ भी लगा करके, या तो सर्वनाम हो या विशेषण हो या क्रिया हो, इसके पहले लगा करके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि यह पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए एक और मैं लेता हूं, जैसे राम, चलिए नॉर्मल सा, राम तो वहां भी लिए थे, कोई बात नहीं। राम तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि पुल्लिंग है, इसमें तो ये लड़का है तो इस समझ में नहीं आ रहा। जैसे लिखते हैं, जैसे हाँ, जैसे लिखते हैं दूध, क्या लिखते हैं, दूध, है ना। दूध कौन सी संज्ञा है, तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, जानते होंगे। तो दूध कौन सी जो है लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, कैसे पहचानेंगे, तो मेरा मेरी, अच्छा अच्छी, रहा रही। आप देखिए कैसे, या गया गई। देखिए दूध में सीधा कहते हैं दूध फट गई या दूध फट गया, दूध फट गई या फट गया, वहां से समझ में आ रहा यह मेरा दूध है या यह मेरी दूध है। चलिए इससे भी नहीं पा रहा, यह अच्छा दूध है, यह अच्छा दूध है या यह अच्छी दूध है। अब यहां से पता चल रहा है यह अच्छा दूध है या यह अच्छी दूध है। चलिए, दूध सफेद होता है या दूध सफेद होती है, दूध सफेद होता है या दूध सफेद होती है। सफेद क्या है, विशेषण है, तो दूध सफेद है या दूध सफेद होता है या दूध सफेद होती है। तो पता चल रहा है कि दूध सफेद होता है ना कि होती है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे पहचानना है। तो उससे पहले या तो सर्वनाम लगा लेना है, या विशेषण लगा लेना है, या क्रिया लगा लेना है। समझ में आए कि नहीं। तो चलिए, ये हो गया इसको पहचानने के नियम। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो उसको आपको याद कर लेना है। चलिए मैं लिखवा देता हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी कॉपी में। चलिए, जैसे आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, किससे, इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे, तो लिंग से। अब देखिए क्या है, अब बोलेगा इसमें भी इंग्लिश घुसा दिए, तो इसको महत्वपूर्ण तथ्य आप बोल सकते हैं, हिंदी भी चलिए लिख देते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। अब ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो पहला लिख लीजिएगा कि प्रायः सभी देश, ठीक है, प्रायः सभी देश और सभी हिंदी महीने या महीना बोलते हैं, हिंदी महीना, और क्या, और सभी पर्वत, सभी दिन, और क्या, सभी दिन
और सभी पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रह, ग्रह, नक्षत्र, ETC यानी कि इत्यादि हमेशा, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए बातें कुछ याद करने वाली आ गई, जैसे प्रायः यानी कि ज़्यादातर, सभी देश, सभी हिंदी महीने, सभी पर्वत, सभी दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सभी पेड़ों के नाम, आम, बरगद, अमरूद, हिंदी के महीना चैत, वैशाख, जेठ, सभी पर्वत, हिमालय, एंडीज, ठीक है, एंडीज, और भी जो पर्वत हैं भारत में, माउंट आबू, गुरु शिखर, ये सारी चीज़ें हैं ना। और सभी देश, भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सारे ग्रह, ग्रह में जो नवोग्रह हम लोग 8 पढ़ते हैं, ग्रह, नक्षत्र, जो नक्षत्र है कहाँ पे, आकाश में नक्षत्र हैं, वो सारी चीज़ें हमेशा हमेशा किस रूप में प्रयोग होंगे, तो पुल्लिंग में होंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे जैसे देश में श्रीलंका, देश में श्रीलंका, ये क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उसके बाद पर्वतों में अरावली, भारत की अरावली पर्वत, जानते होंगे कि अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, समझ में आ गया। दिन सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों में पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो ये तीनों जो है अपवाद में आ जाते हैं, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया आपका पहला फैक्ट, समझ में आया कि नहीं। दूसरा फैक्ट लिखिएगा आप, दूध से बने जितने भी उत्पाद होंगे, दूध से बने उत्पाद, दूध से बने उत्पाद हमेशा क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कहने का मतलब जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये सभी चीज़ है क्या होते हैं, हमेशा से पुल्लिंग होते हैं। एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा, अपवाद में, अपवाद में छाछ, छाछ, लस्सी, छाछ और लस्सी दूध से ही बनते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए तीसरा फैक्ट हम सब लिखते हैं। तीसरा फैक्ट कि सभी नदियों के नाम, सभी, प्रायः लगा दीजिएगा, प्रायः, प्रायः सभी नदियों के नाम, नदियों के नाम, प्रायः सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि प्रायः सभी नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी चीज़ें क्या हैं, तो स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ना कि निकलता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, बोलते हैं ना। तो ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं, इसके भी अपवाद हैं। सोन, सोन, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु, सोम, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी जो है ये पुल्लिंग हो जाते हैं। अपवाद में क्या लिखना है, अपवाद में सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये पुल्लिंग हो जाते हैं। चलिए चौथा फैक्ट हम लोग लिखते हैं। हिंदी के तिथि हैं, हिंदी के तिथि, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी बोलते हैं ना। हिंदी के तिथि प्रायः, प्रायः क्या लिखिए, हमेशा लिखिए, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, याद कर लीजिएगा। तो हिंदी के तिथि हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कि लिपि, 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 भाषा, लिपि, भाषा, ये भी अपने आप में हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, लिपि, भाषा या कुछ बोलियां, बोलियां रहने दीजिए, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं,
स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना है यहाँ से कि सभी देश, हिंदी महीने, सभी पर्वत, सभी दिन, पेड़ों के नाम, ग्रह, नक्षत्र, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में श्रीलंका, अरावली और पृथ्वी स्त्रीलिंग। दूध से बने जितने भी उत्पाद होंगे पुल्लिंग। सभी नदियाँ लगभग स्त्रीलिंग। हिंदी के तिथि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारे स्त्रीलिंग। लिपि भाषा, लिपि क्या, देवनागरी, खरोष्ठी, है ना, ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगे, या भाषा में संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, ये सभी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और नदियों में 3 अपवाद याद रखना है, सोन, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु, ये सभी तीनों क्या हैं, पुल्लिंग हैं, याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए कुछ जो चीज़ें होते हैं वो हमेशा से या तो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे, हमेशा से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होंगे। चलिए कैसे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए तो अब देखिए क्या होता है कि जितने भी कुछ संज्ञा होते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, और उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे लड़का का हम कुछ उसमें लगा करके उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं, लड़का का लड़की बोलते हैं ना। जैसे आप लोग बोलिएगा पंडित का पंडिताइन बोलते हैं, कुम्हार का कुम्हारिन बोलते हैं ना। या आपको बोला जाए कौआ का क्या होगा, कौई होगा। कभी पढ़े हैं कि कौआ का कौई, नहीं पढ़े हैं ना। तो ही चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो होती है सदैव क्या होते हैं, सदैव या तो पुल्लिंग होंगे या सदैव स्त्रीलिंग होंगे, उनका कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कुछ संज्ञा सदैव या इसी को बोलते हैं नित्य पुल्लिंग होते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं। कहने का मतलब है इसका कोई भी चीज़ें, इसको जब चेंज करिएगा तो उसमें कुछ एक आर विकार लगा करके चेंज नहीं करिएगा, उसमें लगाना पड़ेगा मादा। जैसे कोई चीज़ है, जैसे भालू क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब उसको भलुआइन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। भाली बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उसको बोलना पड़ेगा मादा भालू। जैसे तोता का तोती नहीं बोलेंगे, तोता का तोती नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तोता का मादा तोता। ठीक है, तोता का मादा तोता। मच्छर का मछली बोलते हैं, मच्छर का मछली नहीं, मादा मच्छर बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, मच्छर, मक्खी, और क्या लिख सकते हैं, भालू, कौआ के कौवी नहीं, मादा कौआ। बाज का बाजी नहीं, मादा बाज। ये सारी चीज़ें हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पंछी का पंछियाइन नहीं, क्या हो जाएगा, मादा पक्षी। गरुड़, ठीक है, गरुड़ का गरुड़ाइन नहीं होगा, क्या होगा, मादा गरुड़। ये भी याद रखिएगा। और लिख सकते हैं इसमें भेड़िया का भेड़ियाइन नहीं होगा, भेड़िया का क्या हो जाएगा, मादा भेड़िया। इत्यादि चीज़ें कर लीजिएगा। तो कुछ चीज़ें जिसमें कि आप चेंज करके देखिएगा तो वो चेंज होगा ही नहीं, आपको खुद ऑड लगेगा, बोलने से पता चल जाएगा। तो जैसे मच्छर हो गया, मच्छराइन तो बोलते नहीं, मादा मच्छर होगा। चलिए और कुछ लिख लीजिए, जैसे कुछ संज्ञा नित्य का मतलब क्या, हमेशा, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। और इसमें आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे छिपकली। क्या छिपकली को आप पुल्लिंग बनाइएगा तो छिपकला बोलते हैं, नहीं तो छिपकली का क्या बोलेंगे, नर छिपकली। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप लिखिएगा कोयल
कोयल का कोयला बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कोयल का क्या हो जाएगा? नर कोयल। जैसे गिलहरी बोलते हैं, गिलहरी, गिलहरी को गिलहरा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नर गिलहरी। और ऐड करिए, मछली को मछला बोलेंगे? मछली, मछली को क्या बोलेंगे? मछला नहीं, नर मछली बोलेंगे। और मकड़ी को क्या बोलेंगे? मकड़ी, मकड़ी को मकड़ा नहीं, नर मकड़ी बोलेंगे। मक्खी को क्या बोलेंगे? मक्खी को क्या बोलेंगे? तो मक्खी को नर मक्खी बोलेंगे, न कि मक्खा बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए, मक्खी जो होता है स्त्रीलिंग होती है, तो वहाँ पे नहीं रखिएगा। तो मक्खी को मक्खा नहीं, नर मक्खा बोलेंगे। और लिख लीजिए चील, चील, चील को चीला बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नर चील बोलेंगे। ये सारे चीज़ें हैं, बाकी ETC लगा लीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपको कुछ चीज़ें जो लगेगा कि हमेशा ही हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ना कि वो पुल्लिंग बनाया जा सकता है। उसका पुल्लिंग कैसे बनाएंगे? तो उसमें नर लगा करके, ठीक है। पुल्लिंग कैसे बनाएंगे? नर लगा करके। और इसमें स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? मादा लगा के, ठीक है। मादा लगाकर, मादा लगाकर स्त्रीलिंग, मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है? नर लगाकर, नर लगाकर स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग बनाएंगे, नर लगाकर पुल्लिंग बनाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो कुछ फैक्ट देखे, कुछ लिंग परिवर्तन वाले चीजें देखे, जो कि सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। उसका क्या बनाते हैं? नर लगा करके बना सकते हैं। अब चलिए कुछ और चीजें हैं, जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल, जिसे मैना आता है, ठीक है। मैना, मैना का मैने नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नर मैना, नर मैना, ये याद रखिएगा। चलिए तोता का क्या होगा? तोती नहीं होगा, क्या होगा? तोता का तोती नहीं, मादा तोता, याद रखिएगा। इसमें लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, तोता का तोती नहीं होगा, मादा तोता। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे कुछ और लिंग परिवर्तन वाले चीज़ें कैसे चेंज करते हैं, लिख लीजिएगा। जैसे लिंग परिवर्तन में ही आता है, लिंग परिवर्तन करके लिखिएगा, लिंग परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा है, लिंग परिवर्तन क्या करना है इसमें? जैसे कुछ हम लिखेंगे, जैसे बान, बान और मान, बान मान। ये बान और मान का जब हम लोग ये स्त्रीलिंग बनाना होगा, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम बती लगाते हैं और मान को मती लगाते हैं, ठीक है। बान को बती कर देते हैं और मान को मती कर देते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में गुणबान, गुणबान, गुणबान को क्या बोलते हैं? गुणबान को हम लोग गुणवती बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो। गुणबान पुल्लिंग और गुणवती स्त्रीलिंग। चलिए श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान को क्या लिखेंगे अगर स्त्रीलिंग बनाना हो? तो श्रीमती। यहाँ पर पुल्लिंग लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। जब पुल्लिंग को बान रहेगा तो बती और मान रहेगा तो मती, तो गुणबान को गुणवती और श्रीमान को श्रीमती, ठीक है। श्रीमान को श्रीमती। चलिए और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे भगवान, भगवान, ठीक है, भगवान। तो भगवान को क्या लिखते हैं? भगवती, भगवान को भगवती। बुद्धिमान को, बुद्धिमान को, बुद्धिमान को बुद्धिमती। शक्तिमान को शक्तिमती, ठीक है, शक्तिमान को शक्तिमती। ये सारे चीजें हैं। तो अगर बान आया तो बती और मान आया तो मती लगा करके उसका हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, इत्यादि कर लीजिए। ये हो गया पहला रूल, ये हो गया पहला रूल लिंग परिवर्तन। दूसरा आप लोग अगर
अक आ जाए तो इसका हम लोग स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, तो इका लगाकर। अक आ जाए तो क्या करना है, इका लगा करके स्त्रीलिंग बनाना है। अक अगर पुल्लिंग है तो इका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बालक, नायक, गायक, लेखक, अध्यापक, यानी कि बालक का बालिका, नायक का नायिका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका। समझ में आ गया कि? तीसरा आप लोग लिखिएगा, अगर ता हो, अगर संज्ञा के अंत में ता हो तो उसका स्त्रीलिंग हम लोग उसमें त्री लगाकर बनाएंगे। क्या लगा करके, त्री। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, यानी कि जिसके अंत में ता हो उसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसको हम लोग त्री लगा करके बनाएंगे। अब देखिए कुछ और हैं जैसे चीजें, जैसे जितने भी अकारांत वाले शब्द होते हैं, जितने भी अकारांत वाले शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अकारांत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे अकारांत का मतलब क्या, जिसके अंत में अ आता हो। जैसे ये जो है चीजें जिसके अंत में अकारांत होगा वो चीजें क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीजें थे लिंग से संबंधित, और लिंग उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत हद तक चीजें जिसे इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए इसके शुरुआत में सर्वनाम लगाना है, क्रिया लगाना है, विशेषण लगाना है और चेक करना है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया, जैसे कि जो हिमालय पर्वत के नाम होते हैं, ग्रह नक्षत्र के नाम होते हैं, देश के नाम होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। या फिर मैंने बोला सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, या मैंने बोला कि तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, बोला ना। जैसे हिंदी महीने के नाम पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चेंज करने के लिए बताया कि बाण होगा तो बती, मान होगा तो मती, अक होगा तो इका, ता होगा तो त्री, नेता का बहुत बार पूछा गया है। ये सारी चीजें हैं। अकारांत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। मैंने कुछ बताया कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं और हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अगर उसका बनाना हो तो नर और मादा लगा करके बनाएंगे, बोले ना। जैसे अगर वो नित्य स्त्रीलिंग है उसका नर लगा करके पुल्लिंग बनाएंगे, नित्य इस पुल्लिंग है तो उसका मादा लगा करके स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आज देख लिया लिंग में, और लिंग से इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। क्वेश्चन सीधा पूछता है कि इसमें से पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ठीक है। या फिर पूछ लेगा नेता का स्त्रीलिंग क्या है, नेत्री। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या है, गुणवती। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा। ये सारे चीजें हैं जो कि आपको समझ में आ गया हो। और अगर लगता हो पहचानने में दिक्कत आ रहा है तो उसके पहले सर्वनाम लगा लीजिए, विशेषण लगा लीजिए, उसके बाद चेक करिए, आपको 100% उसका जवाब मिलेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो यहाँ तक ये समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वचन के बारे में। चलिए अब हम लोग वचन के बारे में देखते हैं कि वचन क्या है। वचन कौन सा वचन, तो ऐसा नहीं कि किसी को हम जो वचन दिए वो वचन। वचन का मतलब है किसी भी शब्द के एक या अनेक होने का जो सेंस देता हो उसी को हम वचन कहते हैं हिंदी में। चलिए तो किसी शब्द के एक या अनेक होने के सेंस क्या बोल सकते हैं, होने का बोध कराता हो, होने का बोध कराता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। हिंदी में वचन कितने होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं दो। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। संस्कृत में ये तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे केवल और केवल दो वचन होते हैं। जैसे एक वचन में किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक प्राणी के होने का बोध करवाएगा, लेकिन बहुवचन में एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं।
कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे लड़का, लड़का, तो लड़का एक लड़का के बारे में बोल रहा है और इसी को हम लड़के कर देते हैं तो एक से अधिक के बारे में बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें हम वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें आपको खुद सेंस आ जाएगा कि ये एक वचन है कि बहुवचन। ठीक है, देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन एक वचन से बहुवचन भी बनाने के लिए पूछता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम है। एक वचन से बहुवचन, ठीक है, एक वचन से बहुवचन, चार प्रकार के, चार नियम हम बताएंगे, मतलब चार प्रकार से बताते हैं। जैसे पहला हो गया आकारांत, आकारांत, अकारांत, अकारांत, ईकारांत, ईकारांत, ठीक है, ईकारांत और ओकारांत। चलिए ओकारांत, इतना है। अब देखिए कैसे है। आकारांत जिस शब्द का अंत आकार से होता है, जिस शब्द का अंत अ से होता है, जिसका अंत ई से होता है, जिसका अंत ओ से होता है, उसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिए। जैसे कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ। लड़का, लड़का, पंखा, पंखा, और भी एग्जांपल है जैसे गधा, गधा, घोड़ा, है ना। तो सब के अंत में आ रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, बालक, बालक, ठीक है, बालक, सड़क, सड़क, गाय, गाय, भैंस, गाय, भैंस, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकते हैं। ई कारांत में नदी, नदी, मछली, 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 और भी हैं जैसे मक्खी, मक्खी, और चीज़ें हैं जैसे लड़की, 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 और भी जाति, जाति। ओ कारांत में जैसे कथा है और इसका हम ओ कारांत लगा करके बनाएंगे। कैसे? कथा, कथा के बाद और लगा सकते हैं छात्र, छात्र, साधु, साधु, बहन, बहन, है ना। ये सारा यहाँ पे देखिए आप सभी को हम कैसे बन, अगर आकारांत रहे, आकारांत रहे तो उसको हम ए लगा करके बहुवचन बनाएंगे। अकारांत रहे तो ए पर अनुस्वार लगाकर, ई कारांत रहे तो उसको क्या करेंगे? हर्षई कार करेंगे। अगर दीर्घी कार है तो हर्षई कार करेंगे और ये लगाएंगे, ठीक है, ये लगाएंगे। या ओ कारांत का, ये तो अगर ऐसे रहेगा तो ओ कारांत लगा करके बनाएंगे। देखिए कैसे, जैसे लड़का का क्या बनाएंगे? लड़के, लड़के, पंखा का पंखे, पंखे, गधा का गधे, गधे, घोड़ा का घोड़े। समझ में आया कि नहीं? घोड़े। यहाँ देखिए बालक का बालकें, बालकें, सड़क का सड़कें, सड़कें, गाय का गायें, ठीक है, गायें, भैंसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे कुत्ता का कुत्ते, है ना। यहाँ देखिए नदी, नदी का नदियाँ, नदियाँ, मछली का मछलियाँ, हर्षिकार हो गया कि नहीं? मछलियाँ, मक्खी का मक्खियाँ, ठीक है, मक्खियाँ, लड़की का लड़कियाँ, लड़कियाँ, जाति का जातियाँ। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखें कथा का क्या बोल सकते हैं? कथाओं, कथाओं, ठीक है, कथाओं, छात्रों, छात्रों, साधुओं, साधुओं, ठीक है, साधुओं, बहनों, बहनों। समझ में आया कि नहीं है? तो इस प्रकार से हम इसका जो है एक वचन से बहुवचन बना सकता हूँ। ETC लगा लीजिएगा, बहुत सारे संख्या में हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो कुछ जो वचन होते हैं या तो सदैव एक वचन होते हैं या सदैव बहुवचन होते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए
तो कुछ जो चीज़ें होते हैं, कुछ चीज़ें जो होते हैं सदैव या तो एक वचन होंगे या सदैव बहुवचन हो जाएंगे। जैसे मैं इसको बोलता हूँ नित्य बहुवचन, नित्य बहुवचन। तो इसको क्या कहेंगे? जो सदैव सदैव हमेशा और हमेशा बहुवचन ही होते हैं और उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, और इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे प्राण, प्राण, तो प्राण निकल गए होता है, ना कि प्राण निकल गया होता है। लोग आ गए होते हैं, न कि लोग आ गया, लोग आ गया, ठीक है, लोग आ गया। समाचार, समाचार पढ़ रहे हैं, न कि समाचार पढ़ रहे हैं, न कि समाचार पढ़ रहा है। समझ आया कि नहीं? और लिख सकते हैं जैसे दर्शन, दर्शन करने गए, दर्शन करने गए, न कि दर्शन करने गया। बाल, बाल, मैंने अपने बाल कटवा दिए, मेरे बाल झड़ गए, न कि झड़ गया, ऐसे होगा बाल। और हो सकता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर पेपर पर किए, हस्ताक्षर, मैंने पेपर पर हस्ताक्षर किए, न कि मैंने पेपर पर हस्ताक्षर किया। होश, मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, न कि मेरा होश उड़ गया। ETC लगा सकते हैं। तो हो गया, ये जो होते हैं नित्य और नित्य बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। अब कुछ जो चीजें होते हैं नित्य, नित्य एक वचन ही होते हैं, नित्य एक वचन ही होते हैं, और वो कौन कौन से हैं उसको भी आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। जैसे जनता, 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 प्रजा, प्रजा, सोना, सोना, संसद, संसद, सेना, सेना, सेना। यानी कि भीड़ वाले जो चीज़ें होंगे वो ज़्यादातर क्या होंगे? एक वचन होते हैं, एक वचन होते हैं। द्रव, जितने भी द्रव हैं, पानी, जितने भी धातु हैं, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें एक वचन होते हैं। मैंने 4 किलो सोना खरीदा, ना कि 4 kg सोने खरीदे, ठीक है, ये चीज़ें तो नित्य एक वचन ये होते हैं। अब देखिए और भी हैं कुछ फैक्ट, देखिए जैसे बोलते हैं हर, हर एक, हर कोई, हर कोई, हर कोई, ये हर, हर एक, हर कोई, प्रत्येक, प्रत्येक, इसका प्रयोग सदैव, इसका प्रयोग सदैव, सदैव कैसे होता है? तो सदैव एक वचन में होता है। किस में होता है? तो सदैव एक वचन में होता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, और देखिए जैसे कुछ, कुछ, कुछ शब्द, कुछ शब्द का बहुवचन, कुछ शब्द का बहुवचन हम कैसे बनाते हैं? तो गण, गण, जन, गण, जन, लोग, लोग, वृंद, वृंद, ठीक है। और क्या? वर्ग लगाकर बनाते हैं, लगाकर बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लगाकर बनाते हैं। क्या कहने का मतलब है कि कुछ जो शब्द होते हैं उनका बहुवचन हम गण, जन, लोग, वृंद लगाकर बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझता हूँ, कैसे समझता हूँ? जैसे गण, गण कैसे होगा? गण, तो देखिए मित्र, तो मित्र का क्या बोलेंगे? मित्रगण। शिक्षक, शिक्षक, तो शिक्षक गण बोलते हैं ना, शिक्षक गण। यात्री, यात्री, यात्रीगण, यात्रीगण। विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण बोलते हैं कि नहीं? विद्यार्थी गण। तो इस प्रकार में गण लगा करके कुछ चीज़ें में हम लोग उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे जन, जन, प्रिय, प्रिय जन, प्रिय जन, गुरु जन, गुरु जन, भक्त जन, भक्त जन, भक्तगण भी होता है और भक्त जन भी होता है। समझ में आया कि नहीं? स्त्री जन, स्त्री जन, ETC लगा दीजिएगा। लोग, जैसे लोग से हम लोग बनाते हैं, लोग से बनाते हैं जैसे नेता लोग, नेता लोग,
नेता लोग। गरीब लोग भी बना सकते हैं, गरीब लोग और मजदूर लोग, ब्राह्मण लोग, ठीक है, क्षत्रिय लोग, ये सारे हम लोग बना सकते हैं, जातियों को लोग बना सकते हैं। वृंद, जैसे वृंद कैसे बनाते हैं, तो जैसे मुनि वृंद, ठीक है, मुनि वृंद, और क्या, शिशु वृंद, नारी वृंद। तो ये सारी चीजें लगा करके हम क्या बनाते हैं, तो इसका एक वचन से बहुवचन, जैसे वर्ग बोलते हैं छात्र वर्ग, ठीक है, छात्र वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग बोलते हैं ना, निम्न वर्ग। तो ये कहने का मतलब हुआ कि कुछ जो शब्द होते हैं उसका ये सभी चीजें लगा करके भी हम उसका क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपने सेंस के हिसाब से इसको बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो यहाँ तक ये वचन भी समाप्त होता है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आगे होगा। इसके बाद हम कारक की बात करेंगे। चलिए अब कारक को हम लोग देखते हैं, कारक क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ें हैं। कारक की जो संज्ञा एवं सर्वनाम का क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ क्या बताता हो, क्रिया के साथ संबंध बताता हो। ऐसे तो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य से भी इसका क्या करता है, संबंध बताता है, लेकिन विशेषकर क्रिया से ही संबंध बताता हो, उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसके जो है भेद कितने हैं, इसके भेद 8 हैं। कारक और एक साइड लिखेगा विभक्ति, परिभाषा वगैरह नहीं पूछेगा इसका, प्रत्येक कारक का, बस विभक्ति से ही आप पहचानिएगा। कारक क्या, जैसे कर्ता का विभक्ति होता है ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से, या इसी के द्वारा कर सकते हैं, से, के द्वारा, या इसी को के साथ भी बोलते हैं, ठीक है, के साथ। चौथा संप्रदान को के लिए, ठीक है। अपादान, ठीक है, अपादान से, और ये से कौन सा, तो ये अलगाव का सेंस देगा, ठीक है, अलगाव का सेंस देगा। छठा संबंध, तो संबंध का विभक्ति का की के, ठीक है, रा री रे नानी ने, ठीक है, ना नी ने, ये इसके विभक्ति हैं। सातवां अधिकरण, तो अधिकरण के विभक्ति जानते होंगे, में पर, और आठवां हो गया आपका संबोधन, और संबोधन क्या होता है, तो हे, अहो, अरे, ठीक है, अरे, etc। तो ये हो गया आठों, और आठों की विभक्ति, जिसको कि आपको बिल्कुल याद रखना है, हमेशा वो होठों पे याद होना चाहिए। क्या समझे, ये चीज़ें आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए मैं एक एक करके थोड़ा इसको समझ लेता हूँ कि क्या है, कैसे है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। चलिए पहला लिखिएगा आप लोग कर्ता
कारक। तो कर्ता कारक और इसके विभक्ति क्या होती है, तो विभक्ति होते हैं कर्ता ने। कर्ता ने एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने रावण को मारा, समझ में आया कि नहीं, कि राम ने रावण को मारा, तो ने किसने, राम ने, तो ये ने जो आया कर्ता विभक्ति। किसने, तो राम ने कर्ता विभक्ति, और रावण को जब मारा तो को क्या हो जाएगा, कर्म को। अब देखिए कर्ता और कर्म में क्या अंतर है, तो कर्ता जो करने वाला होता है वाक्य में, वो कर्ता, और जिस पे कर्म करने वाले का फल पड़ता है, यानी कि जिस पे प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है। यानी कि राम ने रावण को मारा तो रावण क्या हुआ, मर गया, तो रावण पे फर्क पड़ा ना, तो वही क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में हम लोग सिंपल सा पूछता है कि इसमें कौन से कारक प्रयुक्त हुए हैं, इसमें कारक की कौन सी विभक्ति है, इस कर्ता की विभक्ति क्या है, अधिकरण की विभक्ति क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो है शिक्षक ने पाठ पढ़ाए, शिक्षक ने पाठ पढ़ाए, तो किसने, तो शिक्षक ने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। और पाठ पढ़ाया तो कहीं कहीं पे विभक्ति का लोप भी होता है, तो यहाँ पर अगर को लगा भी देते हैं तो भी सही, नहीं भी लगा देते हैं तो पाठ पढ़ाया के बीच में कौन सा कारक, कर्म कारक आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तीसरा एग्जाम्पल इसी में हम लेते हैं, जैसे मुझसे यह काम नहीं होगा, मुझसे यह काम नहीं होगा। अब देखिए क्या इसमें हम पहचानिएगा, मुझसे यह काम नहीं होगा, तो काम करने वाला कौन है, तो यह है मुझसे, लेकिन इसके बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जिसमें ये दिख रहा है कि काम करने वाला तो है लेकिन काम करना नहीं चाह रहा, तो भी क्या हो जाएगा, इसमें भी कर्ता कारक। मुझसे क्या हो जाएगा, तो कर्ता कारक। समझ में आया कि नहीं। राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए यहाँ 3 हुआ गया, राम ने, किसने, राम ने तो कर्ता कारक, किसको, रावण को, तो कर्म कारक, किससे मारा, तो बाण से मारा, तो ये करण कारक। आ गया कि नहीं। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा ना, किसके द्वारा, तो बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पे के द्वारा भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं, तो ये करण कारक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि कर्ता कारक कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें ने विभक्ति आ जाए या जहाँ पे लगे कर्ता मौजूद हो और उसके बीच में अभाव हो, वो भी क्या हो जाएंगे, कर्ता कारक। चलिए दूसरा लिखते हैं हम लोग, कर्म कारक, ठीक है, लिखते चलिएगा कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या है, विभक्ति को देखिए एग्जाम्पल, राम ने मोहन को किताब दिया। चलिए किताब दिया। अब यहाँ देखिए को किताब दिया मोहन को, तो कर्म का विभक्ति क्या है, को है, तो यहाँ पे दोनों आ गया ना, किसने दिया, तो राम ने, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मोहन को, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पे लगेगा कि को अविभक्ति आ रहा है वो कौन सा कारक, कर्म कारक हो जाएगा। और भी मोहन को की जगह पे अगर के लिए लगा देते हैं तो मोहन के लिए किताब दिया, तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैंने शाम को खाना खाया, मैंने शाम को खाना खाया, तो को आ गया ना, तो को आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग कर्म कारक। लेकिन इसके अलावे भी कुछ होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं जिसको कि आप पहचान सकते हैं, वो कर्म कारक होते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे
चारों ओर, चारों ओर, दोनों ओर, घर के चारों ओर तालाब है, गांव के चारों ओर तालाब है, तो गांव के चारों ओर तालाब है, तो उसमें कौन सा कारक, तो उसमें भी कर्म कारक है। जितने भी बार है दिन, जैसे रविवार, मंगलवार, मैं मंगलवार को जाऊंगा, मैं मंगलवार को जाऊंगा, मैं सोमवार को जाऊंगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। अब तीसरा हम लोग लिखते हैं करण कारक, करण कारक। तो करण कारक की विभक्ति क्या है, तो करण से होता है। अब यहाँ देखिए करण से भी होता है और अपादान से भी होता है, तो यहाँ से जो होता है ये दूसरा है, लेकिन वहाँ जो होगा वो अलगाव के दृष्टिकोण में, अलगाव मतलब अलग होने के सेंस में, दो चीज़ों के अलग होने के सेंस में देगा। यहाँ क्या होगा, अलग होने के सेंस में नहीं होगा, यहाँ से के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा काम होगा, उसी को हम लोग करण कारक में रखते हैं। जैसे और भी इसका विभक्ति है, के द्वारा, के द्वारा, के साथ, के साथ, ये भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम साइकिल से, किससे, साइकिल से, तुम साइकिल से स्कूल जाते हो, साइकिल से स्कूल जाते हो, ठीक है, साइकिल से स्कूल जाते हो, तो इसमें कौन सा कारक है, तो साइकिल से है, तो क्या हो जाएगा, क्या साइकिल से अलग होके जा रहा है, नहीं ना, साइकिल पे बैठ के जा रहा है, साइकिल के द्वारा जा रहा है, ठीक है, तो ये यानी कि साइकिल के साथ जा रहा है, समझ में आया कि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका करण कारक। समझने का सीधा सा फॉर्मूला है कि आप इसके स्थान पर के द्वारा भी लगा दीजिएगा तो ये चलेगा, और अगर अलग होने का सेंस देगा तो के द्वारा नहीं वहाँ पे सूट करेगा। मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। अब इसमें क्या है, तो मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम से किसके द्वारा, किसके द्वारा लिखता हूँ, तो कलम के द्वारा लिखता हूँ ना, तो के द्वारा लगा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सूट करेगा। जहाँ पे अंग भंग की चीज़ें आ जाएं, जहाँ पे समय बताना हो, जहाँ पे समय बताना या पूछना, समय बताना या पूछना हो, वहाँ पर भी कौन सा कारक, करण कारक, ठीक है, कौन सा कारक, करण कारक। तो ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब करण के बाद में बात करूँगा संप्रदान कारक। चलिए, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान से ही सीधा मतलब आ रहा है कि प्रदान, देने का सेंस में, ठीक है, संप्रदान कारक। और इसका विभक्ति क्या है, को, के लिए, यानी कि कोई चीज़ें इसमें किसी को देने के सेंस में प्रयोग होता है। कोई चीज़ें मैंने किसी को दे दिया तो मैं उससे वापस नहीं लूँगा, ठीक है, जैसे मैंने गरीब को वस्त्र दिए, मैंने गरीब को वस्त्र दिए, या मैंने बच्चों के लिए जिलेबी लाया, बच्चों के लिए, यानी बच्चों के लिए जिलेबी लाया, मैंने बच्चों के लिए खिलौने लाए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मैंने गरीब को वस्त्र दिए, मैंने गरीब को वस्त्र दिए, वस्त्र दिए। अब यहाँ अगर के लिए लगा दे, को के स्थान पर के लिए लगा दे तो क्या गलत होगा, नहीं होगा। मैंने गरीब के लिए वस्त्र दिए, यानी कि दे दिया तो अब उससे वापस नहीं लेना है, यानी कि दान देने के भी सेंस में, दान देने के सेंस में, दान देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में भी क्या करेंगे हम लोग, संप्रदान लगाएंगे। लेकिन कर्म का भी विभक्ति को होता है और संप्रदान का विभक्ति, तो वहां पे क्या करना है, को के स्थान पे के लिए बैठा देना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर अगर आप के लिए बैठाते हैं, के लिए बैठाइए तो राम ने रावण के लिए मारा, नहीं ना, लेकिन यहाँ पर आप गरीब के लिए वस्त्र दिया तो सूट करता है ना। तो सिंपल सा, जहाँ को के स्थान पर के लिए लगा दिए और वो बैठ जाए तो समझिए वो संप्रदान है, और जहाँ पर को में के लिए लगा दिए नहीं बैठा तो वो कर्म कारक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है। पिताजी बच्चे के लिए मिठाई लाए,
मिठाई लाए। पिताजी बच्चे के लिए मिठाई लाए, तो के लिए लाए ना। अब मिठाई लाए तो क्या उसे वापस ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। मिठाई लाए। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे पिताजी कुत्ते को घर से भगा दीजिए। पिताजी कुत्ते को घर से भगा दीजिए। अब इसमें आप को के स्थान पर अगर के लिए लगाते हैं तो पिताजी कुत्ते के लिए घर से भगा देते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं तो आप यहाँ पर के लिए लगाएंगे तो नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो कर्म हो जाएगा। बेचारा कुत्ता तो बाहर चला गया घर से, यानी कुत्ते पे फर्क पड़ गया, प्रभाव पड़ गया। तो जिस पर फल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो कर्म कारक होता है। समझ में कि नहीं? तो संप्रदान उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। दान देने के सेंस में क्या होगा? दान देने के सेंस में यानी कि उससे वापस नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा? मैंने गरीब को वस्त्र दिए, मैंने गरीब को भोजन दिए, मैंने बच्चे को 15 अगस्त पे बच्चे को जिलेबी दिए। समझ में कि नहीं? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब संप्रदान के बाद हम लोग देखेंगे अपादान से। ठीक है, ये 5वां है अपादान कारक से विभक्ति होता है। से, अब देखिए इसका भी से होता है और करण से भी होता है, अपादान से भी होता है। अब समझिए कि कैसे इसको हम पहचानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती। दूसरा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय, यहाँ पे ये हिमालय है, ठीक है, और यहाँ से गंगा निकल के बह रही है। इसका मतलब यहाँ से गंगा निकल चुकी है, यानी निरंतर निकल रही है, हिमालय को छोड़ रही है, अलग हो रही है। तब तो जहाँ अलग होने का सेंस हो, अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते अलग हो गए हैं, वृक्ष से पत्ते गिर गए हैं, या वृक्ष के द्वारा पत्ते गिरते हैं, वृक्ष के द्वारा नहीं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लगे कि अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग होने का सेंस दे रहा है, वहाँ पे अपादान कारक आप लोग आंख मूंद करके लगा सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे पटना गया से दूर है। पटना गया से दूर है। तो पटना गया से दूर है, तो गया से, यानी कि से का सेंस यहाँ पे अलग होने वाला दे रहा है। तो अब देखिए दिल्ली का जो वातावरण है, दिल्ली का वातावरण मुंबई से अलग है। दिल्ली का वातावरण मुंबई से अलग है। दिल्ली का वातावरण मुंबई से अलग है। मुंबई से अलग है। यहाँ पर तो बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाइएगा कि अलग होने का सेंस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। एक चीज और, अब देखिए एक चीज और, सीखने या तुलना करने के संबंध में, सीखने या तुलना करने के संबंध में भी हम लोग कौन सा कारक लगाते हैं? संबंध में भी हम लोग अपादान कारक लगाते हैं। जैसे अभी हम बोले दिल्ली का वातावरण मुंबई से अलग है, तो दोनों में तुलना हो रहा है, दिल्ली और मुंबई में, तो कौन सा? तो हो जाएगा आपका अपादान कारक। और सीखने के सेंस में, जैसे मैंने शिक्षक से गणित सीखा। तो यहाँ पे सीखने का सेंस हो रहा है ना। मैंने शिक्षक से गणित सीखा, मैंने शिक्षक से डांस सीखा, मैंने गुरुजी से अच्छी शिक्षा सीखी, तो से आ रहा है ना। तो जहाँ पे सीखने का सेंस होगा वहाँ पर भी कौन सा कारक? अपादान कारक। उम्मीद करता हूँ अपादान कारक समझ में आ गया होगा। अब देखिए से है ना, तो जहां पर भी से विभक्ति आ रहा है तो दोनों हो सकता है करण, लेकिन समझना है कि कौन कैसे होगा। तो जहां पे ये भी याद रखिए सीखने और तुलना के सेंस दे दे तो वो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। और बाकी जिसमें अलग होने का, अलगाव का सेंस दे रहा हो
अलगाव होने का सेंस दे रहा हो वो आपादान करे। समझ में आ गया। अब चलिए आपादान के बाद मैं लिख रहा हूं संबंध। संबंध कारक क्या है? संबंध कारक, तो संबंध कारक का चिन्ह विभक्ति क्या है? तो का के की भी है, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है, ना, नी, ने, यानी कि जो दो कारक, जो दो चीजों के बीच में संबंध बताता हो कि अपना है कैसे है। तो दिखाते हैं कैसे है, एग्जाम्पल से सीधा हम समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, राम की पुस्तक है। तो सीधा संबंध बता रहा है कि पुस्तक किसकी है? तो राम की है, और की विभक्ति आ गया तो कौन सा? की विभक्ति आ गया, तो ये हो गया संबंध कारक। दूसरा तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस छोटी है, तुम्हारी ड्रेस छोटी है, तुम्हारी ड्रेस छोटी है। तो री आ गया ना, रारे री, रारे री। तो तुम्हारी ड्रेस छोटी है, कौन सा कारक? संबंध कारक, ठीक है। आपकी, आपकी, आपकी कमीज पुरानी है, आपकी कमीज पुरानी है। कमीज कैसी है? तो पुरानी है। तो आपकी आ गया, तो की आ गया, तो कौन सा? संबंध। समझ में आया कि नहीं? मैं अपना, मैं अपना घर जा रहा हूं, मैं अपना घर जा रहा हूं। तो फिर है ना, ना, नी, ने। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीजें है। और भी चीजें हो सकती है, मोहन का बेटा, मोहन की पत्नी। तो जिसमें दो चीजों में संबंध बता देता हो, या काके की, रारे री, ये सारी चीजें आ जाए तो वो कौन सा कारक? तो संबंध कारक। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक देखिए क्या अधिकरण कारक। तो जो चीज, इसका विभक्ति पहले लिखिए, में, पर, में, पर। अब देखिए इसमें क्या बोलता है कि जो चीजें भीतर और बाहर के सेंस में देता हो उसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से ही तो समझना है, एग्जाम्पल से ही तो समझना है। घड़ा में पानी है, घड़ा में पानी है, घड़ा में पानी है। और दूसरा लिख लेते हैं कि घड़ा पर कौआ है, घड़ा पर क्या है? तो कौआ है। दोनों है कि नहीं? एक भीतर है और एक बाहर है। तो जहां पे भीतर बाहर का सेंस दे रहा हो, या में विभक्ति आए या पर विभक्ति आए, तो कौन सा कारक? तो अधिकरण कारक। मेरे घर में मिठाई है, मेरे घर में मिठाई है, आ जाओ खाने के लिए। चलो, तो मेरे घर में मिठाई, तो में विभक्ति, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, मेज पर है। समझ में आया कि नहीं है? किसके ऊपर है? तो मेज के ऊपर है, ठीक है, मेज के ऊपर है। तुम्हारे पिताजी घर में हैं, तुम्हारे पिताजी घर में हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी कि जहां इस प्रकार से बातें आ जाए में, पर, तो वो कौन सा कारक? तो अधिकरण कारक। लास्ट में बच गया एक संबोधन कारक। संबोधन कारक, तो संबोधन कारक क्या होता है? संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है? हे। और इसमें खास बात क्या है? तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अरे, अरे, अहो, यानी पुकारने के सेंस में, पुकारने के सेंस में, किसी को पुकारने या संबोधन करने के सेंस में क्या लगाते हैं? तो संबोधन कारक। कैसे? एग्जाम्पल से लिखते हैं। एग्जाम्पल से, अजी, अजी इधर आइए, अजी, अजी इधर आइए, अजी इधर आइए, ठीक है। अरे, अरे वहाँ जाओ, अरे वहाँ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वहाँ जाओ। अहो, अहो चलो, अहो चलो, ठीक है, अहो चलो, बोलते हैं अहो चलो।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग, संबोधन सबसे आसान है जिसमें ये चिन्ह आ जाए, विस्मयादि बोधक संबोधन है, जिसमें पुकारने संबोधन करने का सेंस हो, संबोधन है। समझ में आया कि नहीं? तो ये इतना सारा कारक है, पहचानने का ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे मैंने सभी को बता दिया। दो गुम कन्फ्यूजन होता है, करण से और अपादान से, उसके बाद कर्म को संप्रदान को, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन क्या करना है, तो करण से वाला में क्या करना है, तो देखना है करण से किसके द्वारा काम हो रहा है, और अपदान से यानी अलग होने के सेंस में, तुलना होने के सेंस में, सीखने के सेंस में होगा तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका अपदान से। लेकिन अंग भंग के सेंस में कौन सा, करण से, एक आँख, एक कान से, एक आँख से, एक पैर से। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार कर्म को और संप्रदान को, तो संप्रदान देने के सेंस में, और कर्म किसी का काम करने पर फल पड़ता है वो सेंस, दोनों में साफ पता चल जाएगा। तो यहाँ तक हो गया आपका लिंग, वचन और कारक समाप्त हो गया, और यहीं तक जो है ये आज आपका सेशन समाप्त हो जाए है। अब हम जो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, और आपके बताऊंगा उसमें दूसरे चैप्टर के बारे में। तो आप निश्चिंत होकर के कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, निश्चित आपका स्कोर बढ़ेगा 100%। तो चलिए, मैं अमित कुमार इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।